अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपके सामने एक अफसाना लेकर के हाजिर हुए हैं जिसका नाम है रोशनी। इसका खुलासा पढ़ेंगे। इससे बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं। आपको हमने कई अफसानों के खुलासे इससे पहले बता दिए हैं। आपके सामने अफसाना रोशनी है जिसका खुलासा हम पेश कर रहे हैं। इसको आप पूरे ध्यान से देखिए। अगर कहीं पर कोई सवाल होगा तो वो सवाल भी हम यहाँ पर आपके सामने पेश कर देंगे ताकि किस तरह से पूछे जाते हैं वो भी आप देखिएगा। सबसे पहले तो आप देखिए कि प्रेमचंद का अफसाना रोशनी है। ये पहली बार मशहूर अदबी रिसाले अदबी दुनिया के नौरोज नंबर 1932 ईस्वी में शाये हुआ था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सवाल आपसे पूछा जाएगा कि रोशनी अफसाना किस अदबी रिसाले में शाये हुआ था, वो कौन सा उस नंबर में शाये हुआ, उसका नाम क्या था, या फिर वो कब शाये हुआ। यह अफसाना अब उनके अफसानवी मजमुए वारदात में शामिल है, यानी 13 अफसाने में इसका भी नाम है। कहानी रोशनी प्रेमचंद की फनकारी की उम्दा मिसाल है। अफसाना निगार ने बहुत ही हुनरमंदी के साथ वाकयात की कड़ियों को जोड़ा है। ICS पास करके हिंदुस्तान आया तो मुझे ममालिक मुत्तहिदा के एक कोहिस्तानी इलाके में एक सब डिवीज़न का चार्ज मिला। ये इबारत उनके अफसाने में शामिल है जिससे उसका आगाज ही होता है, यानी इस जुमले से कहानी रोशनी का आगाज होता है। कहानी का रावी ICS अफसर है जिसका यहाँ पर नाम आया है। यही इन्होंने अपने आप को मुझे से यानी मैं से, जब भी मैं आए कहानी में तो इसका मतलब ये है कि ये कहानी वाहिद मुतकल्लिम में लिखी गई है। उन्हें शिकार का शौक है। वो इस नौकरी वाले मकाम से बहुत खुश हैं। तो आप कह सकते हैं इससे वो बहुत खुश है, यानी जहां पर उनको नौकरी करने का, जॉब करने का मौका मिला है उसमें उसको उनके शौक को पूरा करने के बहुत से मौके हैं। दिली मुराद बराई, यानी उम्मीदें गोया कि उनकी खिल उठी, वो पूरी होने लगी। पहाड़ के दामन में बंगला है, वहीं कचहरी करता है। सोसाइटी की कमी सैरो शिकार और अखबारात व रसाइल से पूरी करता है। यह अखबारात व रसाइल अमेरिका और यूरोप से आते हैं। यहाँ के रसाइल वगैरह पर अफसोस करता है, यानी जो हिंदुस्तान में से जो रसाले निकलते हैं उस पर उसको अफसोस भी है क्योंकि उस मेयार के नहीं हैं जिस मेयार के रसाले अमेरिका और यूरोप से निकलते हैं। लेकिन वो ये तमन्ना भी रखता है कि हमारे यहाँ भी ऐसे ही शानदार रसाले निकलेंगे। बहार के मौसम में एक दिन अफसर दौरे पर निकला। वो जहां पर तैनात हुआ था, जहां पर उनको सब डिवीजन का चार्ज मिला था, वो दूसरे थानों का मुआयना करना भी है उनको। तो बहार का मौसम था, वो दौरे पर निकला कि देखें क्या हाल है हमारे जहां पर हमारी पोस्टिंग हुई है उस इलाके का। लंधवार के थाने का मुआयना करके गजनपुर थाना जा रहा था। अफसर जो रावी हैं वो रास्ते में खूबसूरत मनाजिर और मकामात पर नजर दौड़ाते हैं। जहां जा बजा काश्तकार खेतों में काम करते नजर आते थे। रबी की फसल तैयार हो चुकी थी। ऊख और खरबूजे के लिए जमीन तैयार की जा रही थी। जरा जरा से मजराए थे। किसानों की इस हालत पर अफसोस भी जाहिर करता है। अफसोस करने वाली बात भी है क्योंकि बाबा आदम के ज़माने के बोसीदा हल, वही अफसोसनाक जहालत, वही शर्मनाक बरहंगी इस कौम का खुदा ही हाफिज है। उन्होंने इस तरह से अफसोस किया है। इन्हीं ख्यालों में गुम गरज के ज़हनी तौर पर महवे सफ़र होता है। वो मंजिलों की तरफ चला जा रहा था कि अचानक तूफान उठा। एक आंधी आई, बिजली गरजने और कड़कने लगी। उसको अपनी मौत भी सामने नजर आई। वो इसका बयान करता है
कि अजब हैजान में मुब्तला था, कहीं रात तक तूफान जारी रहा तो मौत ही है। आंधी तूफान के बीच ही उन्हें झन झन की आवाज दूर से करीब आती हुई सुनाई दी, यानी उसके कान में पड़ी। एक औरत सर पर खांची रखे आती दिखाई दी। इस आवाज के पर जब उन्होंने गौर किया तो उनको नजर आया कि एक औरत है जिसके सर पर खांचे रखे हैं और वो आ रही है और अपने धुन में है। उसने औरत से बआवाज बुलंद पूछा कि गजनपुर कितनी दूर है। उसने जवाब दिया कि आगे हमारा गांव है, उसके बाद गजनपुर है। अफसर ने पूछा कि वो इस भारी भरकम तूफान में रुकी क्यों नहीं। औरत ने जवाब दिया, छोटे छोटे बच्चे घर पर हैं, कैसे रुक जाती। मर्द भगवान को चला गया। अचानक एक झोंके की वजह से 2-3 कदम आगे बढ़ जाता है। यानी अफसर जैसे ही 2-3 कदम आगे बढ़ता है, फिर दोनों एक दूसरे से अलहिदा इस तरह हो जाते हैं कि अफसर ने अपने सर को घोड़े के अयालों में छुपा लिया। जब आंधी का जोर कुछ कम हुआ और मतला साफ हुआ, उसके बाद सामने के गांव में वो दाखिल हुए तो वही औरत अपने बच्चे को गोद में लिए आ रही थी। अफसर को देखकर औरत ने कहा, तुम कहाँ रह गए थे? मैं डरी कि तुम कहीं रास्ता न भूल गए हो, तो मैं तुम्हें ही ढूंढने जा रही थी। अफसर औरत के अखलाक व इंसानियत से मुतासिर हुआ, उसकी बेवगी पर अफसोस करने लगा। उसने औरत से पूछा, तुम्हें बेवा हुए कितने दिन हो गए? औरत की आंखें इस बात पर नम हो गईं। अपने आंसुओं को छुपाने के लिए बच्चे के रुखसार को अपनी आंखों से लगाकर कुल 6 माह होना ही बताया कि वो उनका इंतकाल अभी अभी हुआ है। अब वो घास बेचकर अपने 2 बच्चों का पेट पालती है। अफसर ने तरस खाकर जेब से 5 रुपए निकालकर देना चाहा और वो चाहता है कि 5 रुपए उन्हें दें, और उनकी तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाया, लेकिन वो औरत लेने से इनकार ये कहकर करती है कि मैं गरीब हूं लेकिन भिकारन नहीं हूं। वो इस अमल से खफीफ हुआ, औरत के तवक्कुल, खुददारी और फर्ज शनासी से मुतासिर हुआ। फिर वहां से मंजिल की तरफ बढ़ा। जो ही वो मंजिल की तरफ बढ़ा तो ये बात याद रखिए कि आगे की कहानी इस तरह से है कि गजनपुर अभी 5 मील से कम नहीं था, क्योंकि उस औरत ने कहा था कि आगे मेरा गांव है, उसके बाद गजनपुर है। तो उनसे मुलाकात गजनपुर से पहले ही वाले गांव में, उस औरत के गांव में जो दहकानी औरत है, वहां पर मुलाकात हो गई है अफसर की। वहां से गजनपुर 5 मील से कम नहीं था। रास्ते में ही था कि मौसम में फिर तब्दीली आई। आसमान में अब्र घिराया, बारिश के साथ ज़ालाबारी शुरू हुई, यानी पथराव। घोड़ा हनहनाने लगा। अलबत्ता राह में एक छोटी पहाड़ी नदी थी जिसके पेटे में कोई 50 गज लंबी रेपट यानी फिसलन बनी हुई थी। एक अंधा लाठी टेकता हुआ वहां से गुजर रहा था। अफसर ने बुढ़े को गहरे पानी में गिरने से बचाने के लिए आवाज दी, बुढ़े और दाहिने को हो जा, लेकिन वह बाएं हो लिया चौंक कर, जिससे पानी में गिर पड़ा। अफसर के सामने मुसीबत और परेशानी ये आन पड़ी कि ऊपर से ओले पड़ रहे थे, नीचे बुढ़ा पानी में डूब रहा था। ऐसे में उसकी हमीयत ने गवारा न किया कि बूढ़े नाबीना को छोड़कर जाए। अलबत्ता उसने अपनी जान पर खेलकर बूढ़े अंधे को डूबने से बचा लिया। अफसर की नई जिंदगी का आगाज आज ही तो दहकानी औरत से मिलने के बाद हुआ था। उसका दिल बदल गया था और जहन तब्दील हो चुका था। इस दुनिया के निजाम से वो वाकिफ हुआ था। अंधे ने जब अफसर से पूछा कि मुझे तो तुम कोई महात्मा मालूम होते हो, कौन हो? तुम्हारे सर पर किसी देवता का साया मालूम होता है। अफसर ने कहा, तुम्हारा खादिम हूं और एक देवी का साया है। अलबत्ता वो देवी पीछे गांव में रहती है। मेरे लिए वो औरत नहीं बल्कि वो देवी है। यकीनन देवी से अफसर की मुराद वही दहकानी औरत है जिससे अभी थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई थी,
جس نے پوری دنیا ہی اس افسر کی بدل کر رکھ دی تھی، اور پھر وہ لوگوں کی مدد اور بھلائی کے لیے چل پڑا تھا۔ کم از کم آپ تو یہ بات جانتے ہیں، اور اکثر مشاہدے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ایک ICS افسر کا ٹھاٹ باٹ اور رہن سہن عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے، لیکن صرف ایک معمولی سے واقعے کا اثر اس کے دل و دماغ پر اس طرح قائم ہوا جس سے وہ اپنی ساری رعونت اور افسرانہ تمکنت بھول کر عام لوگوں کے دکھ سکھ کا ساتھی بن جاتا ہے۔ کہانی میں طوفان کا منظر اور افسر کے طوفان میں پھنسنے کا واقعہ اس بات کا اشاریہ ہے کہ وہ آرام طلبی اور نفاست کو تیاگ کر مشکلات اور دقتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ زندگی کی سچائیوں کو مزید قریب سے دیکھنا سمجھنا چاہتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ کہانی پریم چند نے پیش کی ہے، جس میں ایک معمولی عورت کی خودداری، فرض شناسی اور توکل پسندی نے اعلیٰ افسر کے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور وہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ تعلیم صرف اعلیٰ ڈگریوں میں پوشیدہ نہیں۔ روشنی میں اس عورت کا اعلیٰ کردار اور عمل ایک افسر کو اپنے فرض کی پہچان عطا کرتا ہے، اور وہ ایک نابینا بوڑھے کی جان بچا کر ابدی سکون و مسرت محسوس کرتا ہے۔ الغرض کہ اس کہانی میں دو مرکزی کردار ہیں، ایک اعلیٰ سرکاری افسر ICS ہے تو دوسرا ایک صاحب اولاد غریب بیوہ۔ دو متضاد حالات بھی ہیں، دونوں کرداروں کے الگ الگ ماحول اور پس منظر ہیں، لیکن افسانہ نگار نے کمال خوبی کے ساتھ دونوں بے میل کرداروں کو ایک مرکز پر لا کھڑا کیا ہے۔ کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے، آپ نے بھی سنا بھی ہے، تو دونوں قریب آ جاتے ہیں اور اختتام تک دونوں کردار ہم خیال اور ہم مزاج ہو جاتے ہیں۔